बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, काइनेटिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। दिस इज़ रिलेटेड टू द मोशन। काइनेटिक्स मीन मोशन होगा, ठीक है। और केमिकल आपको पता है, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो व्हाट इज़ द केमिकल। तो ये चैप्टर इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो बेसिक है, आप क्योंकि बॉटनी ज़ुआलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, और ज़्यादातर आप में से, और आपकी जो बैकग्राउंड है वो बायो है। इवन कि आप बीएस केमिस्ट्री के हैं, तब भी आपकी जो ज़्यादातर लोगों की बैकग्राउंड है वो प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग नहीं है। तो आप मैथ से थोड़ा सा अनटच होते हैं, और इस चैप्टर के अंदर मैथ की काफ़ी टर्म्स जो हैं उनको यूज़ किया गया है। स्पेशली इंटीग्रेशन और डेरिवेशंस इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो इस वजह से आप लोग इसको बहुत क्रिटिकली देखिएगा। और मैं आपको ये सुजेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक आप एक वीडियो कंप्लीट ना देख लें तब तक आप आगे ना चलें, क्योंकि अगर आपको ये एक लेक्चर वाली वीडियोस ये क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको क्लियर नहीं होगी, ये मैं श्योरली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने साथ साथ चलना है, और बड़े ध्यान से क्रिटिकली आपने इस चैप्टर को देखना है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स? Chemical kinetics is the branch of the physical chemistry. This is the branch of physical chemistry, in which we study हमने क्या स्टडी करना है? इसमें तीन चीज़ें होंगी। इन विच वी स्टडी, नंबर 1, रेट ऑफ द रिएक्शन, दूसरी चीज़ फैक्टर्स affect the rate of the reaction, and mechanism of the reaction. So what is the chemical kinetics? Chemical kinetics is a branch of the physical chemistry in which we study the rate of the reaction, factor affect the rate of the reaction, and mechanism of the reaction. इसके जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको, और फैक्टर इफेक्ट जो है, और मैकेनिज्म जो है, ये सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल के साथ इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन चीज़ें आगे आती जाएंगी, और मैं इंशाल्लाह बड़े डिटेल के साथ इसको लेके आगे चलूँगा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है रेट ऑफ द रिएक्शन। सो हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको इन शॉर्ट एब्रीवेशन में ऐसे भी लिख लेते होते हैं। इसको मैं प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। रेट ऑफ द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल आर है, और ये होता है स्मॉल आर, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, of the substance, divided by the time taken for this change, ठीक है।
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, और यहाँ पर जो सब्सटेंस से मेरी मतलब है, मेरी मीनिंग है, वो अमूमन जो होगा इस चैप्टर के अंदर वो रिएक्टेंट का ही होगा। अमूमन, मैं अमूमन कह रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली कह रहा हूँ, लेकिन ये परमानेंटली नहीं, ये सब्सटेंस में प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। अब लेट्स सपोज, इसको पहले समझ लेते हैं फिर हम डेफिनेशन करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। लेट्स सपोज यू हैव द सब्सटेंस ए दैट टेक ए, let's suppose this A taken 2 सेकेंड, और ये है 1 मोलर, आपका जो है सब्सटेंस वो है 1 मोल पर लीटर, और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसमें जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो आएगी ये वाली, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ए डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, और वो है डेल्टा टी। वो क्या होगा? डेल्टा टी। तो आपका जो आर हो गया इन जनरल, वो आर हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम, ये आपका निकल आएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो वी कैन सेट चेंज इन, डेफिनेशन क्या हो सकती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वहां पर मैंने सब्सटेंस लिखा था ना, तो यहां पे मैं जरा अलग अलग लिख दिया है, एंड प्रोडक्ट divided by the time taken is called rate of the reaction. So rate of the reaction की क्या है? Actually this is the speed at which the reactant converted into the product. So ये क्या है? Speed of the reaction है। Rate क्या है? Actually this is the speed of the reaction in which, जिस स्पीड के ऊपर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो सो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? एक्चुअली ये हम रिएक्शन की स्पीड चेक करते हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इसको ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस इन यूनिट टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल जो इसको चाहिए चेंज होने के लिए। तो इसको ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लॉट ऑफ दी मेथड हैं, वर्ड्स हैं जिसके ये से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास है रिएक्शंस, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए कि हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं और रिएक्शन का हम रेट निकाल रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रिएक्शन किस टाइप के होते हैं, किस टाइप का आप रिएक्शन इसके लिए चूज़ करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है किस टाइप का जिसका हमें रेट फाइंड आउट करना है। आल्सो हम रेट तो फाइंड आउट कर सकेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी एप्लीकेशन है वो कौन सा है। और अगर मैं रिएक्शन की जगह के ऊपर कहीं पे REX लिख दूं तो बेटा आपने कभी भी ये पेपर के अंदर REX नहीं लिखना, आपने रिएक्शन ही लिखना है। मैं ये शॉर्ट टर्म अगर इस तरह की ये रिएक्शन के लिए ये यूज़ करूँ, या मैं बिकॉज के लिए ये यूज़ करूँ, या मैं बिटवीन के लिए ये यूज़ करूँ,
ठीक है। तो ये वाली जो शॉर्ट टर्म्स हैं मैं इसलिए यूज़ इधर करूँगा ताकि हमारा जो वीडियोस है वो बहुत लेंथी ना बने और वो शॉर्ट टाइम हमें लगे तो हम उसको ज़्यादा समझ जाएं थोड़े टाइम के अंदर। लेकिन जब आप पेपर लिख रहे हो तो पेपर में ये वाली वर्डिंग, ये कोई वर्डिंग अलाउ नहीं होती, ये कोई वर्डिंग नहीं है, ये शॉर्ट एब्रीवेशंस हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नहीं लिखनी। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप भी पेपर में इसी तरीके से टाइप ऑफ द REX लिख देंगे तो ये सही नहीं होगा। या मैं अगर कहीं पे बिकाज इस तरह लिख दिया तो आप B/C लिख देंगे तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। आप बिकाज या बिटवीन जो है वो पूरा लिखेंगे। टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस होती हैं। पहली टाइप जो है वो है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। और आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए थे आयनिक रिएक्शन इज वेरी फास्ट। व्हाट इज द आयनिक रिएक्शन? आयनिक रिएक्शन में होता क्या है? एक्चुअली आयंस आपस में उन्होंने एक दूसरे को कंबाइन किया होता है। जैसे ये है NaCl और सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पर क्या था कि ये सिल्वर का आयंस केटाइन और नाइट्रेट का एनाइन इन्होंने आपस में एक दूसरे को कंबाइन किया हुआ होता है। जैसे ही इसको इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलती है, इसको मीडियम मिलता है जिसमें ये डिसोसिएट हो सकते हो, ये फ़ौरन डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर ये सिल्वर है तो ये सिल्वर केटाइन और ये NO3 एनाइन इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर इनको कहीं मीडियम में डालेंगे तो फिर ये NaCl का कंपाउंड नहीं होगा आपके पास, आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आयंस बन जाएंगे। आपके पास ये केटाइंस और एनाइन की फॉर्म में मिल जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप के रिएक्शन जो केटाइन और एनाइन वाले हैं ये वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं और ये इतना क्विकली रिएक्शन करते हैं कि विद इन द नैनो सेकेंड से भी पहले ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। अब इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, इज़ वेरी वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। इस वेरी वेरी फास्ट होने की वजह से इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट, सो दैट्स वाई इसके रेट को एग्जैक्टली डिटरमिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम इसके रेट को डिटरमिन ही नहीं कर सकते कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो यानी कि हमें आखिर देखने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, कोई स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द टाइम चाहिए। लेकिन अगर विद इन द पिको सेकेंड ये कंप्लीट हो जाती है तो हमें उसका रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत स्पीडली ये कंप्लीट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आँख झपकने में ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब दूसरा जो है टाइप वो है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। इसकी एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ द आयरन, रस्टिंग ऑफ द आयरन। अब देखें आयरन के साथ रिएक्शन होता है, उसकी आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, तो क्या होगा कि इसके लिए नंबर ऑफ द ईयर्स लगेंगे, नंबर ऑफ द ईयर्स लगेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन तो हम मालूम कर सकते हैं, इसका आर हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो आर है ये हमारे यूज़लेस है, हमारे लिए ये यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। भाई हमारे लिए तो वही फ़ायदामंद है ना जिसको हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अप्लाई कर सकें। और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कोई इतना रिएक्शन नहीं होता कि आप उसके सालों लग जाएं एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, वरना वो तो फिर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट तो नहीं होता। इंडस्ट्री के लिए तो वही बेनिफिट है जो एक रीज़नेबल टाइम में हो जाए, लेकिन अगर सालों बाद एक रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती फिर, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इसको हम फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इसका जो रेट है वो वैसे ही यूजलेस हो जाएगा क्योंकि ये रेट बहुत स्लो है, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत स्लो है, कई साल लगेंगे फिर जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इस तरह का जो रिएक्शन है उसका भी हम फिर रेट फाइंड नहीं करते। हम फिर किनके फाइंड आउट करते हैं,
जो मॉडरेट लेवल के रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट लेवल के जो रिएक्शन होते हैं, और मॉडरेट लेवल के रिएक्शन होते हैं बेटा जी, जिनको हम अमूमन कहते होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन उनको हम कहते हैं। ठीक है, तो और मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास है N2, आपके पास है N2, आपके पास है H2, और ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में, ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में। अब देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिमिलरली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। तो इधर आप देखें तो ये इनके दरमियान ये सिंगल बॉन्ड होता है इस तरीके से। अब ये वाले जो बॉन्ड क्या हैं, ये ब्रेकअप हो रहे हैं, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ये बॉन्ड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में एक स्पेसिफिक टाइम लगेगा, एक स्पेसिफिक टाइम लगेगा इनको कंप्लीट होने के लिए। तो जो इस टाइप के रिएक्शन हैं, इनमें देखें ये बॉन्ड टूटेगा, एक स्पेसिफिक टाइम इन बॉन्ड को टूटने के लिए चाहिए। ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बनने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए। तो ये वाले जो हैं एक स्पेसिफिक यहाँ के में इसके अंदर कोई टाइम होता है जिसको हम कर सकते होते हैं, मेजर कर सकते होते हैं। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है उसका हम रेट आसानी के साथ डिटरमिन कर सकते होते हैं। ठीक है, इनका हम रेट डिटरमिन कर सकते होते हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर एंड दैट टेक द स्पेसिफिक टाइम, और इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम भी चाहिए होगा। अब दूसरा जो आपने यहाँ पे एक वर्ड बार बार सुना है वो है कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन को भी देखें, ये क्या बला है? कंसंट्रेशन। चीज़ों को समझ के आप आगे चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर आप इस तरीके से इनको ऊपर से सर के ऊपर से गुजारेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें शायद आपके लिए पहाड़ बन जाएंगी। कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन। और अगर स्पेलिंग ये देखें कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं वर्ड साथ साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन वर्ड हैं, तो मैं ज़रा लिखने में थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ को मैं घटाना चाहता हूँ, मैक्सिमम जितनी भी मैं इसको कम कर सकूँ। तो कंसंट्रेशन हमने इधर एक जो देखा है ना कि आपके पास जो रिएक्टेंट है उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। लेट्स सपोज आपका ये रिएक्टेंट था ए, ये है 1 मोल, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल। और जितने ये 1 मोल सोल्यूशन में डिज़ोल्व है वो भी इसके साथ इंक्लूड होगा। जैसे अगर लेट्स सपोज आपका जो है NaCl वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व हो और ये NaCl का 1 मोल हो, तो आप क्या कहेंगे? 1 मोल पर लीटर, कि 1 लीटर के अंदर 1 मोल हैं, और अगर 10 लीटर हैं तो कितने होंगे? 10 मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर मोल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो इसकी क्वांटिटी है उसी सॉल्यूशन के अंदर उसको हम उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन हो गई क्लियर आपको? अच्छा, फिर आगे आ जाएं जी, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है। अब लेट्स सपोज हम चेंज कैसे कहते हैं कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है ए जो है 1 मोल, जो है 1 मोल 1 लीटर में डिज़ोल्व, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। अब लेट्स सपोज इसका जो मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवाने से पहले इसको देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फ़र्ज़ करें कि उस वक्त जो टाइम था वो 2 o'clock है। 2 o'clock मैंने ये टाइम नोट किया इसका, ठीक है, और तब ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 1 मोल। रिएक्शन चलता रहा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहा, और फिर मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया इसके 2 मिनट के बाद, यानी कि मैंने 2 मिनट के बाद इसको अगेन ऑब्ज़र्व किया कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आई।
अब देखें कि स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो जो स्टार्टिंग इनिशियल है वहाँ जैसे मैं ये 2 बजे मैंने अगर रिएक्शन को देखा था तो मेरा जो इनिशियल टाइम है वो तो हो गया 0। इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और एक है मेरा फाइनल टाइम, और फाइनल टाइम क्या होगा मेरा, ठीक है, ये क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और वो निकल आएंगे 2 सेकेंड। वो क्या निकल आएंगे 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट 2 सेकंड के अंदर इतना रिएक्टेंट इतने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इतना रिएक्टेंट इतने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ है कंसंट्रेशन। अब स्टार्टिंग में जब आप देखें कि टी मेरे पास 0 था तो जो ए की कंसंट्रेशन थी वो थी 1 मोल, 1 मोल पर लीटर। और जब मैंने उसको 2 सेकंड के बाद देखा इस ए की कंसंट्रेशन को, तो ये ए की कंसंट्रेशन रहेगी 0.08 मोल पर लीटर, 0.08 मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन में क्या होगी, चेंज होगी। अब जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो हम कैसे करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, हम इसके जो आपस में जितनी वेरिएशन आई है उसको ले लेंगे, वो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो जो चेंज है उसको हम लिखते होते हैं इस सिंबल से जिसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी डेल्टा ए, और जो चेंज इन टाइम है वो हो जाएगा डेल्टा टी। अभी मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे कैसे ये कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, कितनी बनी, सारी चीज़ें निकल आएंगी हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है बेटा याद रखें कितने, यानी कि 0.2 मोल, ऐसे ही है 0.2 मोल जो ये चेंज हुआ कितने में, 2 सेकेंड में। 0.2 चेंज हुआ, कितने टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। और अगर हम इसका कहें कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम है तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये इसका रेट है, इसको इस पर डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास इसका रेट निकल आएगा, ठीक है। आपका ये वाला रेट निकल आएगा इसका, समझ आ गया, एग्जैक्टली। चलें जी आगे हम चलते हैं जी, यूनिट्स ऑफ द आर। इस आर के यूनिट्स क्या होंगे, आर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये वाला, यहाँ से देखें मैं इसके यूनिट भी आपको यहाँ से ही क्लियर करूँगा, फिर आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ये किस में थी, ये थी मोल पर लीटर, और टाइम किस में है, सेकेंड में। टाइम किस में लिया है मैंने, सेकेंड में। तो आर के यूनिट क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर के यूनिट क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसके यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आर के यूनिट होंगे जनाब, आर के यूनिट होंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ द रिएक्शन के यूनिट भी निकल आए हमारे पास। अब ये रिएक्टेंट मैंने एक लिया था, अब लेट्स सपोज मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं, मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं, और 2 जो हैं रिएक्टेंट, एक है रिएक्टेंट ए, दूसरा है रिएक्टेंट बी, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और 2 ही प्रोडक्ट बनती हैं, फ़र्ज़ करें जी सी और डी, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है सबकी, यानी कि अगर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो इसका रेट अगर हमने निकालना हो तो रेट कैसे निकलेगा, फिर आपको पता है कि आर ए और आर बी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बराबर है। इसी तरह रेट ऑफ द सी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ द डी, क्योंकि इनकी आपस में कंसंट्रेशन इक्वल है, और इनकी आपस में भी कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ये सारे बराबर होंगे। और इस तरह के रिएक्शन में जब आपके पास तमाम रिएक्टेंट की इक्वल यूनिट हों, इक्वल यूनिट में यानी कि जैसे उनकी कंसंट्रेशन हो, तो फिर तमाम के रेट इक्वल होते हैं। अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट के रेट का पता है तो आप दूसरे रिएक्टेंट का रेट भी बता सकते होते हैं।
तो फिर आप दूसरे का रेट भी बता सकते होते हैं कि यानी कि जो इसका रेट होगा वही इसका होगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन इसकी है वही कंसंट्रेशन इसकी है, और जो टाइम इसका है वही टाइम इसका है। टाइम तो सबके लिए एक जैसे ही लगेगा ना, एक पूरे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, टाइम तो चेंज ही नहीं होगा इन दोनों के लिए। तो रही बात कंसंट्रेशन की, और ये डिपेंड, रेट जो कर रहा है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर और टाइम के ऊपर। टाइम तो कांस्टेंट है इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए। और जो कंसंट्रेशन है अगर वो भी बराबर है तो फिर रेट भी इनका क्या होगा बेटा जी, बराबर होगा। अगर आपका इसमें से किसी एक का रेट आपको पता है, आर ए का पता है, तो आर बी का भी वही होगा, आर सी का भी वही होगा, आर डी का भी फिर वही होगा। तो लेकिन अगर ऐसा है आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, जैसे आपका रिएक्टेंट है वो है 2A प्लस 3B और ये बनता है 4C प्लस D। अब देखें यहाँ पर कि ये रिएक्टेंट A, इसकी कंसंट्रेशन, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, इसके 4 मोल। अब देखिए कंसंट्रेशन बराबर नहीं है इनकी, ये इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल कंसंट्रेशन के नहीं है तो फिर बेटा इनके रेट भी बराबर नहीं होंगे। उसकी वजह, क्योंकि रेट मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप मिक्स नहीं करना कंसंट्रेशन और टाइम के ऊपर। ठीक है जी, टाइम तो एक जैसा लगेगा लेकिन कंसंट्रेशन तो डिफरेंट है, तो रेट भी अल्टीमेटली क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। और जो रेट है फिर यहाँ पर लिखने के लिए वो हम फिर कैसे लिखेंगे इसका रेट, कि ये आर ए डिवाइडेड बाय स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 is equal to rate B its stoichiometric coefficient is equal to rate C stoichiometric coefficient और is equal to R D, और इसका stoichiometric coefficient 1 है यानी कि R D ही हो गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास रेट, जिस तरह हमने ये लिखा था, रेट इस तरीके से लिखेंगे अगर उनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है। और अगर आपके पास उनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है तो आप उनके रेट इस तरीके से निकालेंगे, और यहाँ पे आप एक के रेट को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। यानी कि आप ये बता सकते हैं कि एक ए अगर उसकी कंसंट्रेशन इतनी चेंज हो रही है तो बी की उसके रेलेवेंट इतनी चेंज हो रही है। एक को दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं, एक को दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर हमें ये कहा हो कि जो आर बी है, जो आर बी है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो है 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको इसके यूनिट भी बता रहे हैं ना कि ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर आपको बताया कि ये आर बी की ये वाली वैल्यू है और आप फाइंड करें आर ए की, ये आर बी की है, आपने फाइंड किसकी करनी है, आर ए की। तो फिर आप कैसे करेंगे, देखें, आर ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय 3, और आर ए की तो हमने फाइंड करनी है और ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2/3 इंटू आर बी, और ये आ जाएगा 2/3 इंटू ये आर बी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, वो कितनी है जी 0.02। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इसका भी इसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये कितनी वैल्यू इसकी इससे रेलेवेंट चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो आर ए विद रिस्पेक्ट टू दिस इतना चेंज हो रहा है, आर बी विद रिस्पेक्ट टू बी इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड होगी कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट लिखे हुए हैं तो देन आपको उसमें क्या करना है। अब कुछ चीज़ें और हैं, देखें जी, ये तो चलें, छोड़ें इसको, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखें, अगली मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, और ये एक थोड़ा सा पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल में आपकी बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपने इसको माइनस लेना है, प्लस लेना है, आपकी वैल्यू क्या आ रही है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये रिएक्टेंट ए, ये रिएक्टेंट बी कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट सी और डी के अंदर, हो गया जी। एट टाइम इनिशियल, जब टाइम इसका ज़ीरो था, ए की कंसंट्रेशन फ़र्ज़ करें कि वो क्या है A1,
बी की कंसंट्रेशन B1 और सी की कंसंट्रेशन C1। ये कंसंट्रेशन के लिए ये वाली ब्रैकेट लगा देते होते हैं, डी के लिए इसकी कंसंट्रेशन ये, और ये शो करती है कि आप कंसंट्रेशन को लिख रहे हैं। और जब इसका जो टाइम है वो हो गया, टाइम चेंज हो गया, यानी कि टाइम टी हो गया, कोई भी वैल्यू आ गई तो A1 कितना हो जाएगा, फ़र्ज़ करें इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई ना, फिर A2। सिमिलरली B1 की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, B2 जितनी भी हुई है, और C1 की कंसंट्रेशन भी अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी C2, और D1 की कंसंट्रेशन भी चेंज हो गई, D2। कंसंट्रेशन चेंज हो गई जब कुछ टाइम गुजरा। ओके हो गया। अब हमें इसका रेट फाइंड आउट करना है। फ़र्ज़ करें हमें फाइंड आउट करना है RA, हमें फाइंड आउट क्या करना है, RA। इसके लिए क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है भाई, A2 माइनस A1 ओवर T, इसको T2 कह लें, इसको T1 कह लें, T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1, ठीक है। और मैं दूसरी इसके साथ जो एक एग्ज़ाम्पल और लूँगा वो लूँगा मैं C से। बाकी B का भी ऐसे ही फाइंड करना है। RC का क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है ना हमेशा, और T2 माइनस T1। हो गया जी क्लियरली। चलें पहले C वाले को सॉल्व करते हैं, बाद में A वाले को करूँगा। अब पहले तो टाइम का ये देखें कि टाइम जो है एट दी एंड उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, जो इनिशियल टाइम है वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। इनिशियल टाइम जो होगा वो तो ज़ीरो ही होगा। जब भी आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसका आप टाइम नोट करने के लिए कि आपका रिएक्शन कितना टाइम दे रहा है। तो टाइम ये तो ज़ीरो है, तो नीचे डेल्टा टी आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू सिर्फ T2 की आ गई। एग्जैक्टली क्लियर। चलें जी, अब फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखें, अब फ़र्ज़ करें जब टाइम स्टार्टिंग था, जब टाइम ये वाला स्टार्ट था, स्टार्टिंग थी, इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा। अगर ये जो था A1, इसकी यहाँ पे T जब ज़ीरो था तो ये फ़र्ज़ करें 0.5 मोल था, और जब ये T ज़ीरो था तो ये C1 भी कितना था, ये भी ज़ीरो था, ये भी तब ज़ीरो था, क्योंकि अभी टाइम उसके स्टार्टिंग में कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। और जब टाइम कुछ गुजर गया तो ये जो 0.5 था, अब ये 0.5 से कम होगा, वो उतना इधर C2 में या D2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये जो है ये इसमें से कुछ ना कुछ निकल गया, मैं ये सपोज ले रहा हूँ, इसको आप एग्जैक्ट नहीं ले लीजिएगा। सपोज करें ये 0.5 से कम होके रह गया 0.2, और जो C2 है, सपोज करें, मैं फिर ये बार बार सपोज का वर्ड कह रहा हूँ, ये कोई आपको जस्ट समझाने के लिए, ये 1.5 हो गई, ये कितनी हो गई, 1.5 हो गई। तो ये C2 माइनस C1, ये 1.5 माइनस ज़ीरो, तो आपके पास यानी कि वैल्यू जो आएगी वो डेल्टा C बाई डेल्टा T, पॉजिटिव वैल्यू।